दोस्तों जैसा कि आपको पता है यूपीएससी सीएपीएफ 2020 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे थे हम लोग। और हिस्ट्री का सेक्शन चल रहा है हमारा। काफ़ी सारे सवाल हमने लास्ट के वीडियोस में कवर किए हैं। इस वीडियो में आगे के सवाल देखेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन आपको पहले खुद से अटेम्प्ट करना है, बहुत ध्यान से क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन किस तरीके से क्या कहने की कोशिश कर रहा है, इस बात को समझना है। और इसके बाद आंसर ढूंढना है। बहुत सारे क्वेश्चन को आप स्किप भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना होता है। बहुत सारे सवाल ऐसे फ्रेम किए जाते हैं जिन्हें स्किप करना ज़्यादा फायदेमंद होता है। दोस्तों आज का हमारा पहला सवाल होगा 75th नंबर का, और हिस्ट्री के सेक्शन को हम कवर कर रहे हैं, इसलिए हिस्ट्री के सवाल 75th में है नेक्स्ट वाले। तो हिस्ट्री के सेक्शन को कंप्लीट करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में ज्योग्राफी या इकोनॉमिक्स को कवर कर लेंगे। देखिए क्या पूछा जा रहा है आपसे, साउथ इंडिया में भक्ति मूवमेंट के विषय में पूछा जा रहा है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि नॉट करेक्ट है। तो बहुत बार नॉट मिसिंग पढ़ते टाइम मिसिंग हो जाता है, तो बहुत ध्यान से आपको समझना है। देखिए आपको बताना है कि कौन सी बात सही नहीं है। पहला ऑप्शन है नलयीर दिव्य प्रबंधम वाज ऑल्सो नोन एज तमिल वेद, यानी नलयीर दिव्य प्रबंधम को तमिल वेद कहा जाता है। अंडल के विषय में कहा जा रहा है, अंडल एक भक्ति सेंट थी, क्या ये अलवर थे? और तीसरा कहा जा रहा है कराईकाल अमायार एक डिवोटी थे विष्णु के। और चौथा कहा जा रहा है कि जो मेटल इमेजेस देखने को मिलते हैं सेंट्स एपार और सुंदरार के, वर मेड एंड देन कॉन्सिक्रेटेड इन अ शिवा टेम्पल। हिंदी भी आप देख सकते हैं, संत अपर और संत सुंदरर की धात्विक प्रतिकृतियां जो बनाई गई थी, ये एक शिव मंदिर में प्रतिष्ठित की गई थी। दोस्तों ये थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री एनसीईआरटी हिस्ट्री का पार्ट 2 है, और चैप्टर है भक्ति सूफी ट्रेडिशन। इस चैप्टर के अंदर पोएम्स ऑफ प्रेयर यानी ईयरली ट्रेडिशन ऑफ भक्ति की बात की गई है। इसके बाद अलवार और नैनार ऑफ तमिलनाडु के विषय में बात की गई है। तो बहुत ध्यान से यहाँ पे समझिए। देखिए कुछ जो ईयरलीस्ट भक्ति मूवमेंट है जो कि 6th सेंचुरी में देखने को मिलते हैं, बिकॉज टाइम पीरियड भी अगर स्टार्टिंग आप देखें ईयरलीस्ट भक्ति मूवमेंट का, तो 6th-7th सेंचुरी ही देखने को मिलेगा। ये लेड किए गए थे अलवर्स के द्वारा। सो अलवर्स का मतलब क्या होता है? अलवर्स का मतलब होता है वो संत जो भगवान विष्णु के डिवोशन में इमर्ज्ड हैं, यानी विष्णु भक्त। और अगर नैनार की बात करें तो नैनार का मतलब होता है लिटरली वैसे लीडर्स जो डिवोटीज़ हैं शिवा के। तो बहुत ध्यान से आपको समझना है, बहुत बार सवाल पूछा गया है अलवर्स और नैनार के विषय में। तो अलवार कैसे संत हैं? भगवान विष्णु के भक्त हैं। और अगर नैनार की बात करें तो भगवान शिव के भक्त हैं। बहुत ध्यान से इस बात को समझिए, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो सकता है क्योंकि, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नैनार भगवान शिव के लिए, अलवार भगवान विष्णु के लिए। दोस्तों यहीं पे अगर आप आगे पढ़ेंगे तो देखिए एटीट्यूड्स टूवर्ड्स कास्ट की बात की गई है। तो कुछ हिस्टोरियन ये सजेस्ट करते हैं कि अलवार और नैनार एक मूवमेंट की शुरुआत करते हैं कास्ट सिस्टम के विरोध में। वैसे भी अगर आप देखें तो भक्ति मूवमेंट की थीम ही यही थी कि कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट काफ़ी सारे प्रोटेस्ट देखने को मिलते हैं। और इसके बाद देखिए क्या बात की गई है, भक्ट्स हेल फ्रॉम डाइवर्स सोशल बैकग्राउंड रेंजिंग फ्रॉम ब्राह्मण्स टू आर्टिशियन एंड कल्टिवेटर्स एंड इवन फ्रॉम कास्ट कंसिडर्ड अनटचेबल, यानी यहाँ पे सभी समाज के सभी तबकों के लोगों का समागम देखने को मिलता है। और यही सबसे खास बात थी इनफैक्ट भक्ति मूवमेंट की। और इम्पोर्टेंस की अगर बात करें तो महत्व यही है अलवार और नैनार्स के भक्ति मूवमेंट का, कि एक मेजर एंथोलॉजीज देखने को मिलती है अलवार के द्वारा कॉम्पोजिशन में, जो कि नलयीर दिव्य प्रबंधम के नाम से जानी जाती हैं। और तमिल वेद के नाम से भी रेफर किया जाता है। तो यही हमारे ऑप्शन में भी था, आपको ध्यान होगा। तो नलयीर दिव्य प्रबंधम जो है ये एक तमिल वेद है, और ये क्लेम करती है कि दिस टेक्स्ट वाज एज सिग्निफिकेंट एज द 4 वेदाज इन संस्कृत दैट वर चेरिश्ड बाय द ब्राह्मण्स। तो असल में ये 4 वेदाज की तरह ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों इसी पेज में आगे बात की गई है वुमेन डिवोटीज़ की। सो देखिए स्ट्राइकिंग फीचर क्या है, सबसे खास बात अगर हम देखें खास करके साउथ इंडिया में भक्ति मूवमेंट की, तो प्रेजेंस ऑफ वुमेन देखने को मिलती हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें तो अंडल जो है ये एक वुमेन अलवर थी। अलवर कौन है? अलवर होते हैं विष्णु भक्त और नैनार होते हैं शिव भक्त। तो अंडल एक वुमेन अलवर हैं। और सबसे खास बात ये बात करें तो वाइडली संग, यानी इनके जो पोएम्स हैं और आज के डेट में भी गाए जाते हैं।
इनफैक्ट अगर आप देखें तो अंडल सो हर सेल्फ एज द बिलवेड ऑफ विष्णु, और इनके जो वर्सेज हैं ये एक्सप्रेस करते हैं इनकी लव को इन डाइटी के लिए। इसके बाद एनदर वुमेन बात करें तो कराइकल अमायर, ये डिवोटी हैं शिवा की, यानी नैनार है, ये नैनार सेंट, नैनार भक्ति सेंट। सो ये एडॉप्टेड करती हैं एक्सट्रीम एक्सटिज्म के पाथ को, और आगे वही बात बताई गई है, इनके कॉम्पोजिशन जो है ये नैनार ट्रेडिशन का काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। और ये जो वुमेन रिनंसिएंट है ये सोशल ऑब्लिगेशन को रिनाउंस कर चुकी हैं, बट कोई अल्टरनेटिव ऑर्डर को ज्वाइन नहीं करती, ना ही नन्स बनती हैं। तो दोस्तों बॉक्सेस काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, कवर कर लेते हैं। देखिए 10th सेंचुरी में जो 12 अलवर्स हैं, अलवर्स की संख्या 12 है, ध्यान रखिएगा। इनके कॉम्पोजिशन को कंपाइल किया गया है नलईर दिव्य प्रबंधम के बारे में, जिसके विषय में अभी हम चर्चा करते आ रहे हैं, जिन्हें 5th वेदा भी कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, एक एक पॉइंट यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कन्फ्यूजिंग भी है, इन चीज़ों को नोट करते हुए चलिए। और भक्ति मूवमेंट पर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दी है, तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखिए। इनफैक्ट काफ़ी शॉर्ट नोट्स मैंने टेलीग्राम चैनल के अंदर भी पोस्ट कर दिया, पिन्ड मैसेज में डाल दिया है, वहाँ से आप उसे ज़रूर कवर करिए, बिकॉज सारे भक्ति सेंट्स पर मैंने शॉर्ट नोट लिख दिया है। तो यहाँ पे देखिए क्या आगे बताया गया, 4000 सेक्रेट कॉम्पोजिशन, नलईर दिव्य प्रबंधम का मतलब होता है इनफैक्ट अपर समंदर और सुंदरार के पोएम्स भी देखने को मिलते हैं। सो दोस्तों आप कह सकते हैं कि ये सवाल यहीं से फ्रेम किया गया है। तो अभी आपको ध्यान होगा नलईर दिव्य प्रबंधम की हमने बात की, ऑब्वियसली तमिल वेद के नाम से जाना जाता है। अंडल की बात करें तो क्या ये अलवर थी, और कराइकल अमैयर क्या विष्णु की डिवोटी थी। दोबारा पढ़िए दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए अंडल एक वुमेन अलवर थी और कराइकल अमैयर एक शिवा डिवोटी थी, यानी भगवान शिव की डिवोटी थी, इस वजह से नैनार सेंट कहलाती हैं। और अलवर सेंट क्यों कहलाती है, बिकॉज विष्णु डिवोटी को अलवर सेंट कहा गया है साउथ इंडिया में भक्ति ट्रेडिशन के अंदर। तो इसका मतलब तीसरा स्टेटमेंट गलत है, यहाँ पे सही स्टेटमेंट होता लॉर्ड शिवा, कराइकल अमैयर वाज अ डिवोटी ऑफ लॉर्ड शिवा यानी नैनार सेंट। ये मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ बिकॉज ये काफ़ी कन्फ्यूजिंग है। चौथा बिल्कुल सही है, तो हमें गलत ही पूछा गया, तो इस वजह से करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी है। तो थीम्स एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस आप देख सकते हैं, लास्ट के वीडियोस में हमने जितने भी सवाल डिस्कस किए थे वो सभी थीम्स एनसीईआरटी से थे। तो एक एक लाइन यहाँ पे थीम्स एनसीईआरटी की काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है अगर आप सीएपीएफ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो सीडीएस में भी ज़्यादातर सवाल जो हैं वो आपको थीम्स एनसीईआरटी के रिवॉल्व ही देखने को मिलेंगे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, कीर्ता अर्जुनिया के ऑथर कौन है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, और मैंने आपको कई बार बताया है कि एंशिएंट हिस्ट्री के बुक से एक सवाल बिल्कुल पक्का आप कह सकते हैं। तो हाल के सालों में सीडीएस सीएपीएफ में काफ़ी सारे सवाल पूछे गए हैं एंशिएंट बुक्स एंड ऑथर्स के ऊपर। तो मैंने कई बार सेशन लिया है, कई बार जो हमने प्रीवियस ईयर एनालाइज किया उस टाइम पे भी कवर किया है। सेपरेट वीडियोस भी आपको हिस्ट्री प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगे, और ये सारे बुक्स मैंने कवर करवाए हैं। वैसे इस सवाल का सही उत्तर भारवी है। अब बाकी के ऑथर मैं इसलिए नहीं डिस्कस कर रहा हूँ बिकॉज काफ़ी कुछ मुझे इसमें डिस्कस करना पड़ेगा, और ये सब कुछ मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया। तो अभी मैंने एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज़ की वीडियोस तैयार की थी, तो उनमें आप जा करके देखिए, उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ। हालांकि 6-7 वीडियोस पहले होंगी वो। तो एंशिएंट हिस्ट्री की जो मैंने फर्स्ट वीडियो बनाई थी उस टाइम पे सारे इंपॉर्टेंट बुक्स को मैंने डिस्कस किया था। तो ये सारे ऑथर, बिकॉज भास काफ़ी फेमस ऑथर है, भवभूति सिविल सर्विसेज में भी क्वेश्चन पूछा गया, माघ भी काफ़ी फेमस ऑथर है। इनके बुक्स के नाम आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, कोई डाउट की बात नहीं अगर इनसे सवाल पूछा जाता है तो, बिकॉज अक्सर पूछे जा रहे हैं। तो कीर्ता अर्जुनियम जो पुस्तक है ये भारवी के द्वारा लिखी गई है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, कंदारिया महादेव मंदिर के विषय में पूछा जा रहा है कि करेक्ट डिस्क्रिप्शन कौन सा है। करेक्ट पूछा जा रहा है, ना कि इनकरेक्ट। कहा जा रहा है कि ये एक शिवा टेम्पल है एलिफेंटा में। दूसरा, ये एक वर्क है यानी एक पुस्तक है, भट्टी के द्वारा लिखी गई है। और तीसरा कहा जा रहा है चंदेल किंग की ये राजधानी थी। और चौथा कहा जा रहा है ये खजुराहो का एक मंदिर है। दोस्तों बड़ा ही सरल सवाल है, आपको पता होगा खजुराहो के टेम्पल को कंदारिया महादेव टेम्पल कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है। और इसमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे बतानी है वो ये ऑप्शन बी। तो भट्टी काफ़ी फेमस एंशिएंट ऑथर है, और इनके द्वारा जो बुक लिखी गई है उस बुक का नाम है रावण वध। नोट कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है लेकिन एग्ज़ाम में यूपीएससी के द्वारा पूछी गई है, तो ध्यान रखिएगा।
तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी है। नेक्स्ट देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है एनडीए का। एनडीए में भी पूछा गया, सीडीएस में भी पूछा गया और सिविल सर्विसेज में भी पूछा गया और सीएपीएफ का हम सवाल डिस्कस कर रहे हैं। लिंगायत के बारे में पूछा जा रहा है। ये डेड को बरी करते हैं यानी दफन करते हैं। दूसरा कहा जा रहा है कि ये ग्रेट बिलीवर है कास्ट सिस्टम के और ख़ास करके प्योरिटी एंड पॉल्यूशन के थ्योरी में। तीसरा कहा जा रहा है ये चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट है यानी खिलाफ है और फेवर करते हैं विडो रीमैरिज को। आपको बताना है यहाँ पे कौन कौन से जो कथन है वो सही हैं। दोस्तों ये सीडीएस का क्वेश्चन है, मैं क्विकली पढ़ देता हूँ। देखिए पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि 12वीं सेंचुरी में न्यू मूवमेंट की इमरजेंस देखने को मिलती है कर्नाटक में, जो कि ब्राह्मण बसवन्ना के द्वारा लीड की गई। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि जो लिंगायत हैं ये वर्शिप करते हैं शिवा को लिंग के मैनिफेस्टेशन के रूप में। तो दोस्तों देखिए ये जो सवाल है ये सीडीएस का है और मैंने कई बार कवर किया है। दोस्तों इसके ऑप्शंस जो हैं वो स्टेटमेंट वाले हैं यानी असर्शन और रीजनिंग वाले, कथन कारण वाले सवाल हैं। तो ये सवाल बड़े कन्फ्यूजिंग होते हैं, बहुत ध्यान से आपको आंसर टिक करना होता है। तो देखिए पहला ऑप्शन ये कह रहा है कि दोनों ही बातें सही हैं और स्टेटमेंट 2 जो है ये करेक्टली एक्सप्लेन करता है स्टेटमेंट 1 को। दूसरा ऑप्शन ये कह रहा है कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट तो हैं बट ये करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहा है स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 1 को। और तीसरा कह रहा है पहला स्टेटमेंट सही है बट दूसरा गलत है। और चौथा ये कि पहला गलत है और दूसरा सही। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी सही है, यानी दोनों स्टेटमेंट फैक्चुअली करेक्ट तो हैं बट स्टेटमेंट 2 एक्सप्लेनेशन नहीं है स्टेटमेंट 1 की। सो इसका मतलब ये है कि दोनों ही बातें सही है बट स्टेटमेंट 2 एक्सप्लेनेशन नहीं है स्टेटमेंट 1 का। दोस्तों अगला सवाल सिविल सर्विसेज 2016 का है। 2 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कि करेक्ट कौन सा है। सिद्धाज ऑफ तमिल रीजन वर मोनोथिस्टिक एंड कंडेम्ड आइडोलेट्री। तो मोनोथिस्टिक थे यानी एकेश्वरवाद में विश्वास रखते थे सिद्धाज ऑफ तमिल रीजन, और आइडोलेट्री को कंडेम करते हैं। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि कन्नड़ा रीजन के लिंगायत जो है वो थ्योरी ऑफ रीबर्थ के कंसेप्ट को क्वेश्चन करते हैं और कास्ट हायरार्की को रिजेक्ट करते हैं। इस सवाल में दोनों ही बातें सही हैं, यानी सेकेंड स्टेटमेंट ध्यान रखिएगा, लिंगायत जो हैं ये थ्योरी ऑफ रीबर्थ को क्वेश्चन करते हैं यानी थ्योरी ऑफ रीबर्थ पर सवाल उठाते हैं और कास्ट हायरार्की को रिजेक्ट करते हैं। दूसरा स्टेटमेंट देखिए, दे आर ग्रेट बिलीवर इन द कास्ट सिस्टम स्पेशली इन द थ्योरी ऑफ प्योरिटी एंड पॉल्यूशन। तो अभी हमने देखा दे आर नॉट अ ग्रेट बिलीवर ऑफ कास्ट सिस्टम पे ये बिलीव नहीं करते। तीसरा देखिए ये चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट है, तो ये बात बिल्कुल सही है, चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट है और विडो रीमैरिज को फेवर करते हैं, यानी पहला और तीसरा सही है बट दूसरा गलत है। तो काफ़ी सेफली यहाँ पे आप एलिमिनेट कर सकते हैं थर्ड को और काफ़ी सेफली आप यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते हैं सेकंड को, और फर्स्ट और थर्ड बिल्कुल सही है यानी ऑप्शन डी करेक्ट है। तो ऑप्शन डी करेक्ट होने का मतलब क्या है, ये डेड को बरी करते हैं, बिल्कुल सही है। सेकंड गलत है, कास्ट सिस्टम पर बिलीव नहीं करते, और तीसरा बिल्कुल सही है, चाइल्ड मैरिज के खिलाफ है और विडो रीमैरिज को फेवर करते हैं। दोस्तों अगला सवाल देखिए, विट्ठल टेम्पल कहाँ है ये पूछा जा रहा है। तो काफ़ी आसान सवाल है, हम्पी में है, डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है। दोस्तों ये सवाल सिविल सर्विसेज का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। विजय विट्ठल मंदिर कहाँ है, जो अपने 56 कार्ड पिलर जो कि म्यूजिकल नोट को निकालते हैं इसके लिए फेमस है। तो हम्पी के अंदर ही, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है और ये सिविल सर्विसेज का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये सवाल भी इनफैक्ट सिविल सर्विसेज का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है, हम्पी के अंदर, ऑप्शन सी करेक्ट है। दोस्तों नाउ मेडिवल हिस्ट्री के क्वेश्चन कवर करते हैं। 2 सवाल हैं आई थिंक यहाँ पे, और हिस्ट्री के सेक्शन ऑलमोस्ट नहीं, और भी कुछ सवाल हैं तो कवर करते हैं। देखिए सुलह कुल के विषय में पूछा जा रहा है। सुलह कुल का मतलब होता है एब्सोल्यूट पीस, यानी आप कह सकते हैं परम या असीम शांति। दूसरा देखिए, यह सभी धर्मों और विचारधाराओं के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को संभव बनाता है, यानी सभी धर्म के लोग अपने अभिव्यक्ति को स्वतंत्र रूप से कह सकते हैं, यानी अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं। सुलह कुल की नीति ये कहती है। तीसरा कहा जा रहा है कि सुलह कुल का आदर्श राजनीतियों के माध्यम से क्रियान्वित किया गया। इसका मतलब ये है कि सुलह कुल के जो आइडियल्स हैं ये इम्प्लीमेंट किए गए स्टेट की पॉलिसीज़ के द्वारा, यानी कह सकते हैं आप कि जो भी किंगडम थी उनके द्वारा प्रमोट किया गया सुलह कुल के आइडिया को। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। दोस्तों ये भी काफ़ी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं है, इनफैक्ट ये आपको 7th NCERT के अंदर भी देखने को मिल जाएगा, और कंप्लीट 6, 7, 8 की हिस्ट्री की NCERTs मैंने पढ़ा दी हैं लाइन बाय लाइन विथ UPSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो उन्हें भी आप कवर कर सकते हैं, और प्रत्येक चैप्टर के साथ मैंने प्रीवियस ईयर को भी कवर किया है।
मनसबदारी, जागीरदारी तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिविल सर्विसेज में डायरेक्ट क्वेश्चन आया, खास करके यहाँ से आप देखें तो जाट, सावर, इनसे तो सीडीएस में कई बार सवाल पूछे गए हैं। इनके बाद जब्ती सिस्टम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अकबरनामा हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अबुल फजल के द्वारा लिखी गई हैं, जिसका तीसरा अध्याय आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है। देखिए यहाँ पे बताया गया लास्ट वॉल्यूम आईने अकबरी। इसके बाद अगर हम बात करें नूरजहाँ का क्या इन्फ्लुएंस रहा जहांगीर के दरबार में, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट जो है ये आई थिंक वन ऑफ द सम्राट होंगे जिन्होंने नूरजहाँ के नाम पे सिक्के स्ट्रक करवाए। इसके बाद यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है इबादत खाना। ध्यान रखना है आपको, अकबर के द्वारा इबादत खाना स्थापित किया जाता है और जिसका मुख्य उद्देश्य होता है चर्चा करना। बेसिकली धार्मिक चर्चा होती है, सभी धर्म के लोग आकर धार्मिक चर्चा करते हैं। और ये टाइम पीरियड कौन सा है, तो 1570s का है। इसके बाद देखिए यहीं पे बताया गया है सुलह कुल की नीति, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सुलह कुल का मतलब यूनिवर्सल पीस होता है, यानी परम शांति की बात की जा रही है। और ये जो आइडिया है टॉलरेंस का, ये किसी भी धर्म के लोगों को अन्य धर्म के लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है, यानी हर धर्म के लोग अपनी धार्मिक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रकट कर सकते हैं। और इनफैक्ट ये फोकस करता है एथिक्स के सिस्टम पर, यानी ऑनेस्टी पर बात करता है, न्याय पर बात करता है, शांति पर, जो कि यूनिवर्सली एप्लीकेबल प्रिंसिपल्स हैं, हमें पता है ये। और अबुल फजल इनफैक्ट हेल्प करते हैं अकबर की और सुलह कुल के विज़न को और भी ज़्यादा विज़न ऑफ गवर्नेंस के रूप में फ्रेम करने में। तो इसका मतलब तीसरा कथन भी हमारे सवाल का सही था, जो कहता है कि स्टेट के द्वारा इसे कोशिश की गई अप्लाई करवाने की। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। और इनफैक्ट ये जो प्रिंसिपल्स हैं यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि जहांगीर जो कि अकबर के सन हैं, ये भी अपनी फादर की पॉलिसी सुलह कुल को काफ़ी अच्छे शब्दों में व्यक्त करते हैं कि ये यूनिवर्सल पीस की बात करता है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। तो ये थीम्स एनसीईआरटी में भी इनफैक्ट आपको देखने को मिल जाएगा। तो एब्सोल्यूट पीस बिल्कुल सही है। अभी हमने देखा कि सभी धर्म के लोगों को धार्मिक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी, तो इसका मतलब दूसरा भी सही है। और हमें पता है ये स्टेट पॉलिसीज़ में, क्योंकि अबुल फजल ने भी काफ़ी हेल्प की, तो सुलह कुल के आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करने में स्टेट पॉलिसीज़ का भी काफ़ी बड़ा हाथ रहा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही है, यानी तीनों ही कथन यहाँ पे सही है। दोस्तों अगला सवाल देखिए, नॉट करेक्ट पूछा गया है मुगल किंग्स के रिलीजियस पॉलिसीज़ के संदर्भ में। पहला ऑप्शन ये है कि जो टैक्स है पिलग्रिमेज पर, यह अबॉलिश कर दिया गया 1563 में, और जजिया टैक्स नॉन मुस्लिम सब्जेक्ट्स पे अबॉलिश कर दिया गया 1564 में। अकबर ने इशू किया इंस्ट्रक्शन अपने ऑफिसर को कि वो रिलीजियस टॉलरेशन की पॉलिसी को फॉलो करें। तीसरा देखिए, क्या सभी मुगल एम्पेरर ने ग्रांट्स नहीं दिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप के बिल्डिंग और मेंटेनेंस के लिए। और चौथा ये कहा जा रहा है कि जो ग्रांट्स हैं ये इशू किए गए फॉर अ रिपेयर ऑफ नंबर ऑफ टेम्पल इन द राइन्स ऑफ शाहजहां एंड औरंगजेब आफ्टर दे हैड बीन डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग वॉर, यानी युद्ध के बाद डिस्ट्रॉय हो जाने के पश्चात काफ़ी सारे टेम्पल्स के रिपेयरमेंट के लिए ग्रांट इशू किए गए शाहजहां और औरंगजेब के द्वारा। दोस्तों यहाँ पे जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, नॉट करेक्ट हमसे पूछा गया है। तो पहला बिल्कुल सही है। इनफैक्ट आपको ईयर भी याद होगा, 1564 में जजिया को अबोलिश किया जाता है अकबर के द्वारा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। और रिलीजियस टॉलरेशन की जब बात आती है तो डेफिनेटली अकबर का नाम आता है, तो ऑप्शन बी भी यहाँ पे सही है। और डी भी बिल्कुल सही है, ग्रांट इशू किए गए थे नंबर ऑफ टेम्पल के लिए शाहजहाँ औरंगजेब के टाइम पे भी, इनफैक्ट वॉर से डिस्ट्रॉय होने के पश्चात। तो इस वजह से हमारा एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट, नॉट करेक्ट है, जो कि हमारे सवाल का करेक्ट आंसर है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तुलसीदास किनके ऑथर हैं, रामचरितमानस के, पदावली के और कवितावली के। तो रामचरितमानस तो डेफिनेटली आपको पता होगा, यानी हमारा एक ही ऑप्शन यहाँ पे एलिमिनेट होता है। पदावली और कवितावली देखते हैं। सो दोस्तों यहाँ पे जो सही आंसर है वो पहला सही है और तीसरा सही है, दूसरा गलत है। देखिए पदावली जो कविताएँ हैं ये संत मीराबाई के द्वारा लिखी गई हैं, काफ़ी प्रसिद्ध हैं, तो ये तुलसीदास के द्वारा ऑथर नहीं है। अगर रामचरितमानस की बात करें तो ये आप सबको पता है, रामचरितमानस तुलसी गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई हैं। और जो रामायण है ये महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा। कवितावली की बात करें तो आई थिंक ये उत्तर रामचरितमानस के अंदर ही है, और क्लास 12th में अगर आपकी हिंदी रही होगी तो एक चैप्टर भी है एनसीईआरटी के अंदर कवितावली के नाम से। कवितावली, लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप नाम से चैप्टर है वो। तो ये दोनों जो हैं ये गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा ही लिखी गई हैं। ये सवाल टफ है, टफ बिकॉज ऑफ दिस थिंग, बिकॉज रामचरितमानस तो सरल है। तो इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन
डी है 1 and 3। वैसे इस सवाल के सोर्स की बात करें तो ये आपको थीम्स एनसीईआरटी में देखने को मिल जाएगा, जो मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया है भक्ति सूफी ट्रेडिशन वाले चैप्टर से। लेकिन यहाँ पे मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ इसी तरीके का। ये 7th क्लास की एनसीईआरटी यहाँ पे आप देख सकते हैं, रामचरितमानस, जो कि अवधी डायलेक्ट में लिखी गई हैं। इसके बाद देखिए, ये मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रहा था साहित्य लहरी के विषय में, बिकॉज सूरसागर और सूरसावली तो नाम, ऑथर का नाम ही इसके अंदर है, सूरदास जी के विषय में। तो सूरदास के द्वारा लिखी गई है साहित्य लहरी, भी ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पूछा भी गया है एग्जाम के अंदर। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या है? ऑप्शन डी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन डिड द मराठाज एग्री टू सर्व द मुगल किंग विथ अ कैवेलरी कंटिजेंट ऑफ 15,000 इन द ईयरली 18th सेंचुरी। यानी ईयरली 18th सेंचुरी के प्रारंभ में किस कंडीशन के आधार पर मराठाज एग्री हो जाते हैं मुगल किंग को सर्व करने के लिए, और इनकी कैवेलरी कंटिजेंट होती है 15,000 की। जागीर, मालवा प्रोविंस के जागीर के ग्रांट में, और दूसरा ऑप्शन है कि गुजरात के रिसोर्सेज के कंट्रोल के आधार पर, या राइट मिल जाए इन्हें चौथ और सरदेश मुखी का, ये 2 टैक्सेस थी, आपको पता होगा, और मिंट कॉइन इन द ओन नेम, यानी इनके नाम पे सिक्के जारी करने के अधिकार के साथ। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, चौथ और सरदेश मुखी के राइट, यानी ये 2 टैक्सेस लिवाई करने के राइट के लिए ये एग्री कर जाते हैं इस कंडीशन पर। तो दोस्तों ये आसान सवाल है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। चौथ की बात करें तो ये 1/4 यानी चौथा हिस्सा होता था, और ये बेसिकली लैंड रेवेन्यू के रूप में लिया जाता था। अगर बात करें सरदेश मुखी की तो ये एडिशनल टैक्सेस थे। सो सरदेश मुखी के विषय में ध्यान रखिएगा, ये एडिशनल लिवाई था मराठा रेड से बचने के लिए 10% का, सरदेश मुखी के नाम से। सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी है। और आई थिंक इसी के साथ हमने हिस्ट्री के सभी सवाल कवर कर लिए हैं। कुछ क्वेश्चन अगर अन्य किसी सब्जेक्ट के साथ मिक्स होकर के पूछा गया होगा तो उन्हें भी हम डेफिनेटली कवर कर लेंगे। सो उम्मीद है ये वीडियो सीरीज़ आपको हेल्पफुल लग रही होंगी। आपने राय अथवा विचार कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बाकी वीडियोज़ को भी ज़रूर देखें, खास करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस वाली। अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।